हेलो एवरीवन, वेलकम टू B2B ट्यूटोरियल्स। मेरा नाम है गरिमा एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सेकंड पार्ट ऑफ आवर ongoing chapter, that is why democracy. Now in this part we will come to know about the merits and demerits of a democratic government. Now first, in this conversation the students are debating about the merits of a democracy and why a country needs to have a democratic form of government. Now we will start our chapter from this arguments against democracy. These are the routine arguments which we hear against democracy. Now the first point is leaders keep changing in democracy. This leads to instability. हमारा फर्स्ट पॉइंट हमें ये कहता है कि जितने जो भी लीडर्स होते हैं डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के, वो चेंज होते रहते हैं, इससे इंस्टेबिलिटी आ जाती है. फर्स्ट गवर्नमेंट कुछ अलग पॉलिसीज़ और मेजर्स लेके आती है, सेकेंड गवर्नमेंट कुछ और पॉलिसीज़ और मेजर्स लेके आती है. ऐसा क्यों होता है? कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इलेक्शंस आर कंटेस्टेड आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी टॉक अबाउट इंडिया, इलेक्शंस आर कंडक्टेड आफ्टर एवरी 5 years, राइट. अब हम एग्जाम्पल लेंगे, सपोज बीजेपी इस टाइम पावर में है, 5 साल बाद इलेक्शंस कंडक्ट हुए एंड द अदर पार्टी, सपोज कांग्रेस, कम्स इनटू पावर. बीजेपी कुछ पॉलिसीज़ लेके आई थी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, उसके बेनिफिट के लिए. वो पॉलिसीज़ जो है कांग्रेस नहीं लेके आएगी, वो चेंज करके अपने मतलब की पॉलिसीज़ ले आएंगी. तो लीडर्स चेंज हो रहे हैं. हमारे पास बीजेपी का फेस लीडर कोई और है, कांग्रेस का फेस लीडर कोई और है, तो एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है. जो लोग होते हैं वो एक लीडर को अपना नहीं पाते, क्योंकि हमारे पास इसमें कोई एक फिक्स्ड फेस नहीं होता हमारे लीडर का. सेकेंड पॉइंट हमें कहता है डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले. देयर इज़ नो स्कोप ऑफ मोरालिटी. अब आपने देखा होगा जब भी इलेक्शंस का टाइम आता है तो जितनी भी पार्टीज़ होती हैं वो सारे आपस में कंपटीशन करने लग जाते हैं, क्योंकि एवरीबडी वांट्स टू कम इन पावर. ठीक है, अब उसमें ये पावर में आने के लिए खेल खेलते हैं, तो उसमें मोरालिटी का कंसेप्ट नहीं आ पाता है. क्योंकि कभी कभी आप देखते होंगे, जब हमने प्रीवियस पार्ट में चैप्टर को डिस्कस किया था, तो कुछ ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे इलेक्शंस कंडक्ट ज़रूर हो रहे थे, लेकिन वो भी इलीगल मेजर्स ले रहे थे पावर में आने के लिए. तो डेमोक्रेसी में ये एक डीमेरिट है कि मोरालिटी का कंसेप्ट नहीं आता, लोग सिर्फ पावर में आने के लिए कंपटीशन करते हैं आपस में. नाउ द अदर एग्जांपल इज सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट लीड्स टू डिले. अब डेमोक्रेसी में कोई भी पॉलिसी या कोई भी एक एक्ट को पास करने के लिए बहुत सारे लोगों की सलाह लेनी पड़ती है. एवरीवन शुड बी कंसल्टेड. इससे जो है डिले होता है. नाउ फॉर एग्जांपल, अगर हमारी गवर्नमेंट कोई एक बिल पास करना चाहती है, अब उस बिल को हमारे पास लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, इन तीनों की जब इसमें मंजूरी मिलेगी, उसी के बाद वो बिल पास बन के एक्ट बनेगा. तो इसलिए इस काम में बहुत डिले होता है. लोकसभा में बिल प्रेजेंट होएगा, सेशंस होंगे, उसके ऊपर डिबेट होएगी कि इस बिल में क्या कमी है, ये बिल क्या कहना चाहता है. फिर वही चीज़ राज्यसभा में होएगी एंड देन प्रेसिडेंट उसको अपनी नोट देगा, तब वो जाके एक्ट बनेगा. अब इस सारे प्रोसेस में काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए जब भी डिसीजंस कुछ लेने जाते हैं डेमोक्रेसी के अंदर, वो डिले हो जाते हैं. इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट, इट लीड्स टू बैड डिसीजंस. नाउ जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं वो अपनी जो पॉपुलेशन है उसका बेस्ट इंटरेस्ट नहीं जान पाते, इसलिए उनके डिसीजंस कभी कभी गलत हो जाते हैं. अगला पॉइंट हमारे पास है डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन द इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन. अब पावर में आना किसे नहीं पसंद? डेमोक्रेसी की वजह से करप्शन होने लग जाती है. क्यों? क्योंकि इलेक्टोरल कंपटीशन क्रिएट हो जाता है. इलेक्शंस होते हैं तो कंपटीशन क्रिएट हो जाती है. एक पार्टी चाहेगी कि मैं जीतूँ, दूसरी पार्टी चाहेगी कि मैं जीतूँ. अब उस केसेस में वो करप्शन करने की कोशिश करते हैं, पैसों का लेना देना हो जाता है, उसकी वजह से करप्शन होती है. ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग. अब ये हमारा एक डीमेरिट हमें ये कहता है कि जो कॉमन पीपल है उनको नहीं पता कि उनके फ़ायदे के लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं है, इसलिए उनको डिसाइड नहीं करना चाहिए. अब हमें जो हमारी डेमोक्रेसी है वो हमें प्रोवाइड करती है कि एवरीबडी हैज़ अ राइट टू वोट, वेदर रिच और पुअर. हर एक के पास अधिकार है कि जिसकी भी एज 18+ है वो जाके वोट कर सकता है. अब ये पॉइंट हमें ये कह रहा है कि ऑर्डिनरी पीपल को क्या पता कि उसके लिए फ़ायदा क्या है, किस चीज़ से उसको फ़ायदा मिलेगा, किस चीज़ से उसे नहीं मिलेगा. वो तो जो डिटेल स्टडी कर रहे हैं गवर्नमेंट है, वही जान पाएगी ना कि उसकी कंट्री के लिए क्या बेनिफिट है. इसलिए कॉमन पीपल को ये डिसाइड नहीं करने देना चाहिए कि उसको किस लीडर को इलेक्ट करके पावर में लेके आना है.
Are there some other arguments against the democracy that you can think of? Which of these arguments apply mainly to a democracy? Which of these apply to misuse of any form of government? Which of these do you agree with? Clearly, democracy is not a magical solution for all the problems. It has not ended poverty in our country and in the other parts of the world. Democracy is a form of government only ensure that people take their own decisions. अब हमें ये कह रहे हैं कि मानते हैं कि डेमोक्रेसी में बहुत सारे डीमेरिट्स हैं, नो डाउट डेमोक्रेसी हमारी कंट्री में पॉवर्टी नहीं दूर कर पाई है, बहुत सारे मेजर्स, बहुत सारी पॉलिसीज़ लाने के बाद भी हमारे पास एक ऐसी कम्युनिटी है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है. अभी भी हमारे देश के लोग गरीब हैं, अभी भी हमारे देश के लोगों के पास फुल 100% एम्प्लॉयमेंट नहीं है. ठीक है, तो डेमोक्रेसी को हम ये नहीं कह सकते कि अगर हम अपनी कंट्री में डेमोक्रेसी ले आएंगे तो दैट इज मतलब काम ख़त्म. डेमोक्रेसी आ गई तो उस कंट्री में सब कुछ अच्छा होने लग जाएगा. बट डेमोक्रेसी हमें सिर्फ ये इंश्योर करती है कि जो हमारी पॉपुलेशन है, जो पीपल है, उनका भी कुछ से हो गवर्नमेंट की फॉर्मेशन में. पीपल अपने आप अपना डिसीजन ले, दे टेक देयर ओन डिसीजंस. मतलब कि गवर्नमेंट अपनी मनमर्जी अगर करेगी तो वो सिर्फ वो उन्हीं डिसीजंस को लेके आएगी, उन्हीं लॉज को लेके आएगी जो उनकी पावर में रहने के लिए इसेंशियल होगा. वो लोगों की बेनिफिट्स के बारे में नहीं सोचेगी. इसलिए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो है ये हमें सिर्फ ये चीज़ प्रोवाइड करती है कि पीपल अपने डिसीजंस खुद लें. दिस डज नॉट गारंटी दैट देयर डिसीजंस विल बी गुड. पीपल कैन मेक मिस्टेक्स. इन्वॉल्विंग द पीपल इन दीज डिसीजंस डज लीड टू डिले इन द डिसीजन मेकिंग. अब इससे ये चीज़ तो नहीं गारंटी होती कि अगर किसी इंसान कोई डिसीजन लेता है कि वो हमेशा सही होगा, उससे मिस्टेक्स भी हो सकती हैं. इन्वॉल्विंग द पीपल इन दीज डिसीजंस डज लीड टू डिलेज इन द डिसीजन मेकिंग. इट ऑल्सो ट्रू दैट डेमोक्रेसी लीड्स टू द फ्रीक्वेंट चेंजेस इन द लीडरशिप. अब ये डेमोक्रेसी के बारे में हमें ये बोल रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि जो लीडर पावर में आ रहा है वो कुछ मिस्टेक कर दे कोई पॉलिसी लेके आने में, कुछ डिसीजन मेकिंग में, और उन डिसीजंस की वजह से डिले भी हो जाए. अब कभी कभी हमारे साथ ऐसा भी होता है हमारी गवर्नमेंट में कि कोई अगर एक गवर्नमेंट कोई बिल लाना चाहती है कंट्री के कुछ बेनिफिट के लिए, तो अपोजिशन पार्टीज़ उसमें कुछ कमियाँ निकाल कर उस बिल को ड्रॉप करा देते हैं. अब हो सकता है कि वो बिल एक्चुअली में हमारी कंट्री के लिए बेनिफिशियल हो, बट अगर वो ड्रॉप हो जाता है तो वो एक जो है डिले कर देता है उस लॉ को या फिर उस एक्ट को लेके आने में. अब ये भी सच है कि जो हमारी डेमोक्रेसी है उसमें फ्रीक्वेंट चेंजेस आ जाते हैं लीडरशिप में. एक बार एक पार्टी रूल कर रही है एंड हो सकता है कि अगली बार जो है लोग इलेक्शंस के टाइम पे दूसरी पार्टी को वोट कर दे तो हमारी लीडरशिप चेंज हो जाएगी. बीजेपी की लीडरशिप अलग है, कांग्रेस की लीडरशिप अलग है, अदर पार्टी की लीडरशिप अलग है. समटाइम्स दिस कैन सेट बैक बिग डिसीजंस एंड अफेक्ट गवर्नमेंट्स एफिशिएंसी. इसकी वजह से गवर्नमेंट की एफिशिएंसी में भी फ़र्क पड़ता है. जैसे मैंने आपको पीछे भी बताया था कि अगर कोई भी गवर्नमेंट एक बिल पास करना चाहती है तो उसे कई लेवल्स के थ्रू पास करना होता है उस चीज़ को. पहले लोकसभा में आएगा बिल, उस पर डिस्कशंस होएगी, डिबेट होएंगी, देन अदर हाउस, देन प्रेसिडेंट. ऐसे कुछ फॉर्म्स है जिससे एक बिल पास होने के बाद जाके वो एक्ट बनता है. अब अगर सपोज़ हम करते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसने लास्ट ईयर के टाइम पे कोई बिल पास कर दिया एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ या कुछ महीनों बाद इलेक्शंस आ गए, तो वो बिल वो बीच में रुक ही जाएगा, क्योंकि आफ्टर 5 years जो गवर्नमेंट है वो डिसॉल्व हो जाती है जब तक इलेक्शंस कंडक्ट नहीं होते और एक न्यू गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होती. राइट. अब जब तक न्यू गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होगी तो वो बिल होल्ड पे रहेगा. ठीक है, वो बिल होल्ड पे रहेगा तो उसके बाद जो है गवर्नमेंट की एफिशिएंसी भी रिड्यूस कर जाती है, क्योंकि कभी कभी ऐसे भी डिसीजंस हैं जो कंट्री के लिए लेने ज़रूरी होते हैं, लेकिन 5 years का जो गैप आ जाता है उसकी वजह से जो गवर्नमेंट की एफिशिएंसी है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाती है. ये डेमोक्रेसी में होता है. दीज आर्ग्यूमेंट्स शो दैट डेमोक्रेसी ऑफ काइंड वी सी मे नॉट बी आइडल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, but that is not the question we face in real life. The real question we face is different. Is democracy better than the other forms of government that there for us choose from? अब आपको पता है हमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ी जिसमें हमारे पास डिक्टेटरशिप आ जाती है, मोनार्की आ जाती है. राइट. आपने चाइना का एग्जाम्पल पढ़ा था. चाइना में पीपल डू वोट इन इलेक्शंस बट उनके पास फ्रीली चॉइस नहीं होती अपने लीडर्स के लिए. राइट. आपने जिम्बाब्वे का केस पढ़ा था जिसमें मुगाबे जो प्रेसिडेंट उनके थे, मुगाबे, वो कैसे पावर में आने के लिए डेमोक्रेटिक फॉर्म से शुरू करके धीरे धीरे ऑटोक्रेटिक रूल में आ गए थे. अब हम इस चीज़ में हमारे पास क्वेश्चन ये नहीं है कि डेमोक्रेसी में क्या क्या कमी है.
हर एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कमियां ज़रूर होती हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या डेमोक्रेसी बेटर है अदर फॉर्म से? इज़ डेमोक्रेसी बेटर देन मोनार्कियल रूल और ऑटोक्रेटिक और डिक्टेटरशिप रूल? राइट. Now we will study about the arguments which are in favor of democracy. Arguments for democracy. China's famine of 1958-1961 was the worst recorded famine in the world history. Nearly 3 crore people died in this famine. आपको पता है चाइना को हमने मैप पे लोकेट किया था अपने प्रीवियस वीडियो में. चाइना में 1958 एंड 61 के टाइम पे एक फेमाइन आया था जो कि वर्स्ट रिकॉर्डेड फेमाइन था ऑफ द वर्ल्ड. 3 करोड़ पीपल डाइड. अब इसमें आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी में हम सबसे पहले एक चाइना के फेमाइन का एग्जांपल लेके स्टडी करेंगे और हम ये कंक्लूड करेंगे कि डेमोक्रेसी ही बेटर फॉर्म क्यों है. ड्यूरिंग दोज डेज इंडियाज़ इकोनॉमिक कंडीशन वॉज नॉट मच बेटर देन चाइना, येट इंडिया डिड नॉट हैव अ फेमाइन ऑफ द काइंड चाइना हैड. आपको पता है चाइना में कैसा रूल होता है, कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ पे रूल करती है. इंडिया में क्या है, डेमोक्रेसी है. अब इन दोनों कंट्रीज़ की इकॉनमी जो थी ऑलमोस्ट बराबर थी. ठीक है, इंडिया की इकॉनमी चाइना से कुछ खास बेटर नहीं थी, लेकिन इंडिया में फेमाइन नहीं आया जैसा फेमाइन चाइना में आया. नाउ इकोनॉमिस्ट थिंक that this was a result of the different government policies in the two countries. The existence of the democracy in India made the Indian government respond to the food scarcity in the way that Chinese government did not. ना इकोनॉमिस्ट ने जब इस चीज़ को स्टडी किया कि जब हमारे पास दोनों इकोनॉमी सेम ग्राउंड पे हैं तब भी चाइना जैसी कंट्री में इतना बुरा फेमाइन आया लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसका उन्होंने ये बताया कि ड्यू टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट तो जो है उस वजह से ये चीज़ इंडिया में नहीं हुई. गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ डिफरेंट थी इंडिया में एंड चाइना में. द एग्जिस्टेंस ऑफ अ डेमोक्रेसी, इंडिया में डेमोक्रेसी की वजह से इंडियन गवर्नमेंट जो थी फूड रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पा रही थी उनके लोगों में. अब जो चाइना में है, लाइक हम इंडिया का एग्जांपल लेते हैं. इंडिया में जो मीडिया है, हमारा मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गवर्नमेंट के सामने और लोगों के सामने ये लेके आने में कि कौन से पार्ट में क्या चीज़ हो रही है और क्या नहीं हो रही, लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है. इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट अपनी कुछ बेटर पॉलिसीज़ बना के लेके आई जिससे उन्होंने फूड स्कैरसिटी को कंट्रोल कर लिया. अब चाइना में क्या होता है, चाइना का जो मीडिया है वो कंट्रोल्ड है, वो लिबरल और फ्री नहीं है जैसे इंडिया में है. अब उस वजह से चाइनीज़ की जो पॉलिसीज़ थी, चाइनीज़ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ थी, वो उस इतनी अच्छी नहीं साबित हुई उस फेमाइन को कंट्रोल करने में. They point out that no large-scale famine has ever taken place in an independent and democratic country. If China too had a multi-party elections and opposition party in press conference to criticize the government, then so many people may not have died in famine. अब आपको पता है चाइना में वन पार्टी रूल है, हमारे पास एक कम्युनिस्ट पार्टी है जो इलेक्ट करती है रिप्रेजेंटेटिव्स जो आके गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं. अब एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. अब अगर गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी लेके आएगी, उस पॉलिसी में क्या कमियां हैं वो हमें कौन बताएगी, ऑपोजिशन पार्टी बताएगी. उस पर जो है डिबेट करेगी कि इस बिल में क्या कमी है, आप इसको दोबारा से रिकरेक्ट करके लाओ और फिर हम इस बिल को पास करेंगे. ये होता है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में. चाइना में ऐसा कुछ नहीं है. वन पार्टी रूल की वजह से जो है वहाँ पे आप लोग गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे जो मीडिया है वो बाउंड है. ऑपोजिशन पार्टी तो ना के बराबर. इंडिया में ऐसा नहीं है. इंडिया में मीडिया भी फ्री है एंड ऑपोजिशन पार्टीज़ भी हैं. तो वो क्या करते थे, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करते थे. इससे गवर्नमेंट जो है इम्प्रूवमेंट करती थी अपने डिसीजन मेकिंग में, जो चाइना में नहीं हुआ. अगर ऐसा कुछ चाइना में होता तो इतने लोग वहाँ पे भी ना मरते. This examples bring out one of the reasons why democracy is considered the best form of government. अब आपको इस एग्जाम्पल से खुद पता लग गया होगा कि जो हमारी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो कैसे बेटर है अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से. Democracy is better than any other form of government in responding to the needs of the people. A non-democratic government may and can respond to the people's need, but it all depends on the wishes of the people who rule. अब डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, ये हमेशा रिस्पॉन्ड करते हैं अबाउट द नीड्स ऑफ द पीपल. नीड्स ऑफ द पीपल कौन बताता है, उन्हें प्रेस बताती है, ऑपोजिशन बताती है आगे कि कंट्री को किस चीज़ की ज़रूरत है. डेमोक्रेसी में ये चीज़ पूरी है
नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी पॉलिसीज़ ली जाती हैं, डिसीजंस लिए जाते हैं उनकी पॉपुलेशन की बेनिफिट के लिए, बट ये सिर्फ वही डिसीजंस होते हैं जो कि द पर्सन हु इज़ रूलिंग उसकी विशेस के अकॉर्डिंग डिसीजंस लिए जाते हैं, राइट. इफ़ द रूलर्स डोंट वांट टू, दे डोंट हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पीपल. जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें हमारे जो लीडर्स हैं वो तो बाउंड है कि उनको पीपल की विशेस के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा. अगर वो नहीं करेंगे तो नेक्स्ट इलेक्शंस में उनको पावर से उतार देंगे हम लोग. अब ये चीज़ क्या है, नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं है, क्योंकि अब उनकी मर्ज़ी, वो उन अपनी विशेस को पूरा करना चाहते हैं नहीं. कौन? रूलर्स हु रूल दी कंट्री. अगर वो नहीं चाहते एक्ट करना लोगों को बेनिफिट के लिए तो उनके ऊपर कोई बाउंडेंसी नहीं है, वो उनकी मर्ज़ी है, वो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते. A democracy requires that the rulers have to attend the needs of the people. A democratic government is a better form of government because it is more accountable form of government. अब जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो एक ज़्यादा अकाउंटेबल फॉर्म होती है, उसकी जवाबदेही ज़्यादा है, क्योंकि अगर वो कोई भी गलत काम करेंगे तो उनको अपने सिटीजन्स को जवाब देना होगा, क्योंकि डेमोक्रेसी में इलेक्शंस का कंसेप्ट होता है. अगर वो कोई भी गलत डिसीजन लेंगे तो नेक्स्ट इलेक्शंस में जो कंट्री की पॉपुलेशन होएगी वो उन्हें पावर से रिमूव कर देगी. देयर इज़ अनदर रीज़न वाई अ डेमोक्रेसी should lead to a better decision than any non-democratic government. Democracy is based on consultation and discussion. A democratic decision is always involves many persons, discussions and meetings. When a number of people put their heads together, they may able to point out possible mistakes in any decision. This takes time, but there is a big advantage in taking time over important decisions. This reduces the chances of rash and irresponsible decisions. Thus, democracy improves the quality of decision making. अब हमारी डेमोक्रेसी में मेनली होता क्या है, यहाँ पे जो हमारे डिसीजंस लिए जाते हैं वो कंसल्टेशन और डिस्कशन के थ्रू लिए जाते हैं. मैंने आपको ऊपर बताया था कि जब भी कोई डिसीजन या कोई भी बिल पास करना होता है तो सबसे पहले वो लोकसभा में पास होता है, उसमें डिबेट होती है. अपोजिशन पार्टी और जो पार्टी जो उस बिल को लेकर आ रही है वो इस पर बहस करते हैं कि इसमें क्या प्रो हैं और क्या कॉन्स हैं, क्या चीज़ें इस बिल में अच्छी हैं और क्या इस बिल में कमी है. अब खुद सोचो, अगर बहुत सारे लोग एक किसी पॉइंट पर डिस्कस करेंगे तो हर एक बंदा अपनी मर्ज़ी का, अपनी जो उसे सही लग रहा वो वैलिड पॉइंट उठाएगा. अगर वो उस लॉ के अकॉर्डिंग ठीक है तो उसको हम इंक्लूड करेंगे लॉ में, अगर गलत है तो उसको लॉ से निकाल देंगे. इसीलिए इससे जो है हमारे डिसीजंस में डिले तो होती है, लेकिन जो क्वालिटी हमें मिलती है डिसीजन मेकिंग की वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि एट लास्ट पूरी कंट्री का सवाल होता है. हम किसी एक कम्युनिटी को ध्यान में रख के उसके अकॉर्डिंग लॉ नहीं बना सकते, हमें पूरी कंट्री को साथ लेके चलना होता है. दिस इज़ रिलेटेड टू द थर्ड आर्ग्यूमेंट. डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स मेथड टू डील विद द डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स. और डेमोक्रेसी की हेल्प से जितने भी डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं सोसाइटी में उसमें हमें काफ़ी हेल्प मिलती है. कैसे? इन अ सोसाइटी पीपल आर बाउंड टू हैव डिफरेंसेस, ओपिनियंस एंड इंटरेस्ट. दीज डिफरेंसेस आर पर्टिकुलरली शार्प in a country like ours which has amazing social diversity. People belong to different regions, speak different languages, practice different religions and have different castes. They look at the world very differently and have different preferences. The preferences of one group can clash with those of the other. How do we resolve such conflicts? The conflicts can be solved by brutal power. Whichever group is more powerful will dictate its terms and others will have to accept that, but that would lead to resentment and unhappiness. Different groups may not be able to live together for long in such a way. Democracy provides the only peaceful solution to this problem. In democracy, no one is permanent winner and no one is permanent loser. Different groups can live with one another peacefully. In a diverse country like India, democracy keeps our country together. अब देखो, आपको पता है इंडिया का काफ़ी डाइवर्सिफाइड कल्चर है. इंडिया में डिफरेंट रीजन्स है जहाँ पे लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग रिलीजन्स को फॉलो करते हैं. तो यूजुअली जब इतने सारे लोग मिलके रह रहे होते हैं तो उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स तो आ जाते हैं. कोई एक रिलीजन एक प्रैक्टिस को प्रोफेस करता है जो दूसरे रिलीजन को पसंद नहीं आती और वाइस वर्सा. तो ऐसे केसेस में कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं. तो जब कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे तो उसको रिजॉल्व कैसे किया जाएगा? अब अगर वो दोनों कम्युनिटीज़ आपस में ही रिजॉल्व करेगी तो जो डोमिनेटिंग कम्युनिटी होएगी, जिसके जो रिलीजन चल रहा है उसके, अगर हम कहते हैं जो उसको प्रोफेस करते हैं रिलीजन को, वो अगर मेंबर्स ज़्यादा होंगे तो वो डिक्टेट करेंगे.
ठीक है, वो माइनॉरिटी के ऊपर दबाव पाएंगे और अपनी मर्जी के डिसीजंस उन पे थोप देंगे। ठीक है, ऐसे जो माइनॉरिटी ग्रुप होगा वो उन डिसीजंस को मान तो लेगा, लेकिन वो खुशी खुशी वहाँ पे नहीं रह पाएगा, और ये काफ़ी ज़्यादा टाइम तक नहीं चलता। क्यों? क्योंकि अगर माइनॉरिटी ग्रुप को आप बार बार दबाते रहोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो जो है उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाएंगे, राइट। तो डेमोक्रेसी में हमें इससे सोल्यूशन मिल जाता है इस प्रॉब्लम के लिए, क्योंकि जो हमारी कंट्री है इंडिया, इसका कोई धर्म नहीं है, किसी धर्म को जो है फेवर नहीं करते। इनके लिए सारे धर्म जो है वो इक्वल होते हैं, सारी स्टेट्स इक्वल होती है। तो जो डेमोक्रेसी के अंदर डिसीजंस लिए जाते हैं वो सबको ध्यान में रखते हुए लिए जाते हैं, राइट। डेमोक्रेसी में नो वन इज़ अ परमानेंट लूज़र एंड नो वन इज़ अ परमानेंट विनर। अगर एक डिसीजन किसी एक इंसान के फेवर में जा रहा है तो टाइम आने पे ऐसा भी होगा कि उसके अगेंस्ट भी जाएगा। डेमोक्रेसी के अंदर कोई भी एक कम्युनिटी या कोई जो मेजॉरिटी में रहते हैं वो अपनी मर्ज़ी नहीं चला सकते। तो डेमोक्रेसी में जितने भी कम्युनिटीज़ हैं वो सारी आपस में मिलकर रहती है। आप अपने इंडिया का एग्जांपल ले लो, हमारे यहाँ पे कितना डाइवर्सिफाइड कल्चर है। और अगर हम किसी ऐसी कंट्री की बात करेंगे जहाँ पे ऑटोक्रेटिक रूल है, आप किसी अरेबिक कंट्री का एग्जांपल ले लो, जैसे हम सऊदी अरेबिया में बात करते हैं, वहाँ पे हमारी मोनार्की चलती है, वहाँ पे किंग रूल है। तो वहाँ पे मेनली जो है वो कल्चर वहाँ पे एक रिलीजन फॉलो किया जाता है, तो वहाँ पे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसको दबाया जाता है। ठीक है, अब क्या करते हैं मोनार्की में, क्या होता है, जो रूलर को जो रूल अपने लिए अच्छा लगेगा वो उसके अपने बेनिफिट के लिए उस रूल को पास करेगा। डेमोक्रेसी में ऐसा तो नहीं है। डेमोक्रेसी में हर एक रिलीजन को इक्वल राइट मिला हुआ है, इक्वल फ्रीडम मिली हुई है, हर एक कम्युनिटी को भी इक्वल राइट और इक्वल फ्रीडम मिला हुआ है। ऐसा मोनार्की के केस में नहीं होगा, क्योंकि जो वहाँ का किंग चाहेगा कि वहाँ पे उनकी कंट्री में चलना चाहिए, वो लोग उसी चीज़ को फॉलो करेंगे। तो वहाँ पे पीस तो रहेगी, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी, क्योंकि वहाँ पे माइनॉरिटी को दबा के रखा जाता है। ऐसी सिचुएशन इंडिया में नहीं होती है, राइट। दीज आर्ग्यूमेंट्स वर अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ द डेमोक्रेसी ऑन द क्वालिटी of government and social life, but the strongest argument for the democracy is not about what democracy does to the government, it is about what democracy does to its citizens। अब हम इसमें ये पढ़ने वाले हैं कि सिटीजन्स पे डेमोक्रेसी का क्या इफेक्ट है। हमने ये तो पढ़ लिया कि सोशल लाइफ और गवर्नमेंट पे डेमोक्रेसी क्या इफेक्ट डालती है, लेकिन वो डेमोक्रेसी सिटीजन्स को कैसे हेल्प करती है, ये एक उससे भी ज़्यादा बड़ा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। Even if the democracy does not bring about better decisions and accountable government, it is still better than the other forms of the government. Democracy enhances the dignity of the citizens. As we discussed above, democracy is based on the principle of political equality. अब देखो, हमने ऊपर जब आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी पढ़े थे तब हमने ये भी बात करी थी कि वहाँ पे नो डाउट डिसीजंस डिले हो जाते हैं। ऐसा भी होता है कि डिसीजंस कभी सही नहीं होते, मिस्टेक्स अराइज होती हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन में जो डेमोक्रेसी होती है उसमें सिटीजन्स के पास अपनी एक डिग्निटी है। ऐसा नहीं है कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसको दबा के रखा जाता है, उसको भी पॉलिटिकली इक्वालिटी मिली हुई है एज़ कम्पेयर टू मेजॉरिटीज़। अब इसका हम एग्जांपल लेंगे कि वेदर रिच और पुअर एवरीवन इज़ ट्रीटेड इक्वली इन आवर कंट्री। जो पुअर है उसके पास भी सेम राइट्स है वैसे ही जैसे रिच के पास है। एजुकेटेड पर्सन हैज़ द सेम राइट्स एज टू दी नॉन एजुकेटेड। तो हमारी कंट्री में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है। पीपल आर नॉट सब्जेक्ट ऑफ द रूलर, दे आर द रूलर्स देमसेल्व्स। इवन व्हेन दे मेक मिस्टेक्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडक्ट। अब देखो, हमारी कंट्री में सबको इक्वालिटी प्रोवाइड है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई इंसान गरीब है तो उसको रोक दिया जाएगा कि नहीं, आप जो है इस चीज़ में पार्ट नहीं ले सकते, या फिर आप इलेक्शंस के टाइम पे वोट नहीं दे सकते। पुअर को भी उतना ही राइट है जितना कि रिच को है। फाइनली, democracy is better than the other forms of government because it allows us to correct its own mistakes। डेमोक्रेसी में जो हम अगर कोई गलतियां करते हैं तो हमें उसको करेक्ट करने का पूरा अधिकार मिला हुआ है। अगर मैं आपको इसका सिंपल इलेक्शंस के थ्रू एग्जांपल दे सकूं, अब सपोज एक कोई पर्सन है, उसने गवर्नमेंट को इलेक्ट कर दिया, ठीक है, वो गवर्नमेंट आ गई पावर में। अब ऐसा होगा कि गवर्नमेंट उनकी विशेस के अकॉर्डिंग काम नहीं करी, उन्होंने जिस रिप्रेजेंटेटिव को चुना है वो पावर में आके अपनी मनमर्जियाँ कर रहा है या उनके फेवर में कोई काम नहीं कर पा रहा। तो अब लोगों के से तो ये गलती होगी कि उन्होंने गलत लीडर को चुन लिया अपने लिए। तो 5 साल बाद क्या होगा, फिर से इलेक्शन आएंगे, वोटिंग होएगी और वो पावर से रिमूव हो जाएगा। तो इससे हमने क्या किया, जो लोगों ने पहली बारी में गलत डिसीजन लिया था, गलत
लीडर को चुन के नेक्स्ट टाइम इलेक्शंस में उन्होंने वोट करके उसको पावर से रिमूव करके अपना डिसीजन करेक्ट कर लिया. As we saw above, there is no guarantee that the mistakes cannot be made in a democracy. No form of the government can guarantee that. The advantage in a democracy is that such mistakes cannot be hidden for long. There is a space for public discussion on these mistakes. डेमोक्रेसी के अंदर कोई भी अगर गवर्नमेंट या लीडर कोई भी अगर गलत डिसीजन ले रहा है तो वो काफ़ी टाइम तक छुपा नहीं रह सकता. एक टाइम वो सामने बाहर ज़रूर आता है और उस पर डिस्कशन ज़रूर होती है कि ये डिसीजन गवर्नमेंट ने क्यों गलत लिया, इसकी वजह से कंट्री को क्या क्या नुकसान हुआ, और उसको करेक्ट करने का भी टाइम जो है सिटीजन्स को मिलता है. तो इससे मेन पावर हेड कौन बन गया? हम लोग बन गए, सिटीजन्स बन गए. गवर्नमेंट के अंदर जो भी फंक्शनिंग होगी वो किस वजह से हो रही है? वो हमारी वजह से हो रही है. तो डेमोक्रेसी के अंदर डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स मेंटेन्ड होती है एंड देयर इज़ रूम फॉर करेक्शन. अब अगर कोई मिस्टेक करी है तो हम उसको करेक्ट भी कर सकते हैं डेमोक्रेसी में. Either the rulers have to change their decision or the rulers can be changed. This cannot happen in a non-democratic government. अभी मैंने आपको पीछे एग्जांपल देके बताया था कि अगर हम एक गलत लीडर को लेके आ रहे हैं और वो उनकी विशेस के अकॉर्डिंग नहीं काम कर सकता तो हम नेक्स्ट इलेक्शंस में रूलर को ही चेंज कर देंगे, या फिर अगर हम उसे फोर्स करेंगे कि आपने वो डिसीजन गलत लिया, आप इसको ठीक करो, या तो हम उस डिसीजन को भी बदल सकते हैं. कभी कभी गवर्नमेंट ऐसे बिल पास कर जाती है जिनके ऊपर बहुत ही प्रोटेस्ट होती है, तो अगर वो चीज़ उनको सही नहीं लगती है तो वो उस डिसीजन को रिमूव कर देती है. और अगर गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती तो आने वाले 5 सालों में जब इलेक्शंस होते हैं तो लोग जो हैं उस गवर्नमेंट को ही रिमूव कर देते हैं पावर से. लेट अस सम अप. डेमोक्रेसी कैन नॉट गेट अस एवरीथिंग and is not about the solution to all problems, but it is clearly better than the other alternatives that we know. It offers better chances of good decisions. It is likely to respect people's own wishes and allow different kind of people to live together. Even when it fails to do some of these things, it allows the way of correcting the mistakes and offers more dignity to its citizens. That is why democracy is considered the best form of government. अब डेमोक्रेसी में मेनली होता क्या है? डेमोक्रेसी की वजह से जब हम इनके डिबेट के पॉइंट्स पढ़ रहे थे तो हमने ये भी देखा कि डेमोक्रेसी के अंदर बहुत सारे फ्लॉज होते हैं. डेमोक्रेसी अगर किसी कंट्री में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस कंट्री से सारी प्रॉब्लम्स रिमूव हो जाएंगी. मिस्टेक्स वहाँ पे भी होती है, लेकिन डेमोक्रेसी में हमें ये चीज़ का प्लस पॉइंट मिलता है कि हम उन मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं, उनको रिमूव कर सकते हैं, जो कि नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं मिलता. इसलिए डेमोक्रेसी को बेस्ट माना जाता है एज़ कम्पेयर टू दी अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी. इस पार्ट में हमें बेसिकली ये कहा गया है कि जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड. अब रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म क्या होती है? यू नो, इन अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर वी हैव अ लार्ज पॉपुलेशन, इंडिया इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन दी वर्ल्ड. इतने सारे लोग हैं हमारे पास. अगर अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि इतने सारे लोग आके बैठ के डिसीजन लेंगे, ठीक है. अब अगर ऐसे होगा कि हर कोई आके डिसीजन लेगा, किसी इंसान को ऐसा भी तो हो सकता है कि उसके बारे में नहीं पता, उसके पास वो स्किल ही ना हो कि वो उसके बारे में बात कर सके. अगर हम कंट्री के डिफेंस के बारे में बात करेंगे, कंट्री की सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे, तो इसमें इसके डिस्कशन और इसके बारे में कौन ज़्यादा डिस्कस करेगा? जिसको इसकी नॉलेज होगी, जिसको इसकी स्किल ही नहीं है, किसको पता ही नहीं है कि कंट्री की सिक्योरिटी के लिए क्या ज़रूरी है, तो वो आके डिस्कशन कैसे करेगा? और ऐसा हो भी नहीं सकता क्योंकि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि एवरीबडी इज़ फ्री एट अ सेम टाइम. हर एक इंसान, हर एक सिटीज़न अपनी ड्यूटी कर रहा है, ठीक है. तो इस केस में क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म हो जाती है. जो हमारे सिटीजन्स होते हैं वो अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं. अब यू नो, इलेक्शंस के टाइम पे जो हमारी डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं, जो हमारे एरियाज़ होते हैं, वो ब्लॉक्स में डिवाइडेड हो जाते हैं. एक ब्लॉक ऐसे मल्टीपल ब्लॉक्स बनते हैं और हर एक ब्लॉक में से एक लीडर खड़ा होता है हर एक पार्टी का, ठीक है. हम लीडर को उसको वोट देते हैं, वो अपने एक ब्लॉक की डेवलपमेंट के लिए काम करता है. वैसे ही अलग ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है. ऐसे सब मिला के एक स्टेट का बन जाते हैं. फिर ऐसे जब मल्टीपल स्टेट्स के लीडर बढ़ जाते हैं, वो एक बड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट बन जाती है. तो ये क्या है? ये रिप्रेजेंटेटिव्स हैं. अब इसमें क्या कर रहे हैं? लोग तो डायरेक्ट काम नहीं कर रहे, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो उनकी तरफ से उनकी प्रॉब्लम्स को सामने लेके आ रहे हैं और उसके ऊपर काम कर रहे हैं. तो मेजॉरिटी जो है इसमें वो डिसीजन मेकिंग का काम नहीं करती है. रैदर द रिप्रेजेंटेटिव्स विच आर इलेक्टेड बाय द मेजॉरिटी मेक्स द डिसीजंस ऑन देयर बिहाफ, राइट.
तो अब हमने इस चैप्टर में पूरा डिटेल में इस चैप्टर का निचोड़ हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि डेमोक्रेसी क्या होती है, एक्चुअल एसेंस क्या है डेमोक्रेसी का। हमने उसे अलग अलग कंट्रीज़ के एग्जांपल्स लेके डिस्कस किया कि डेमोक्रेसी कैसे बेटर फॉर्म है अलग गवर्नमेंट से, राइट। जब हमको ये पता लगा कि डेमोक्रेसी क्या है, हम नेक्स्ट उस पर हम उसके फेवर में उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स को डिस्कस करने लगे कि डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी ये कमियां आती है, और डेमोक्रेसी से वो कमियां या फिर उसके फेवर में उसके मेरिट्स क्या हैं डेमोक्रेसी के। तो हमने उन दोनों को कंपेयर किया और हमने उसका ये मीनिंग निकाला ऑन एंड ऑल कि डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन दी अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास लिबर्टी ज़्यादा है, सिटीजन्स की डिग्निटी है, सिटीजन्स डिसीजंस ले सकते हैं, किसी इंसान के ऊपर किसी कम्युनिटी के ऊपर कोई दबाव नहीं है। यहाँ पे एवरीवन हैज़ इक्वल राइट एंड इक्वल से, नो वन इज़ डिस्क्रिमिनेटेड ऑन एनी बेसिस, एवरीबडी हैज़ फ्रीडम टू डू एनीथिंग अनलेस एंड अनटिल कि वो कंट्री की सिक्योरिटी के लिए कोई हार्म नहीं कर रहा है, राइट। तो आगे इस सब में हमारा ऊपर फर्दर चैप्टर में हमने जो पढ़ा है उसका निचोड़ है। आप इसको स्टडी कीजिए, आपको कोई भी डाउट होगा आप मेरे से जब चाहे पूछ सकते हैं। और इस चीज़ से हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो चुका है, चैप्टर 1 इज़ फिनिश्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये पसंद आया हो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।